हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछले वीडियो में जहाँ तक थे उसके आगे बढ़ेंगे आज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि बक्सर के युद्ध का ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से क्या महत्व था। तो उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। उसमें हम लोगों ने राजनीतिक महत्व में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ जो रहती है बंगाल पर बक्सर के युद्ध के बाद और भी मजबूत हो जाती है। और हम लोगों ने देखा था जो अवध और मुगल रहते हैं वो भी पूरी तरीके से कंपनी की दया पर निर्भर हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कंपनी की गिनती बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की गिनती भारत की महत्वपूर्ण शक्तियों में महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों में होने लगती है। और हम लोगों ने देखा था कि बक्सर के युद्ध के बाद जो बंगाल और अवध रहते हैं वो कभी कंपनी की चपेट से बाहर नहीं निकल पाते हैं और आगे चलकर कंपनी का इन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण भी हो जाता है। और हम लोगों ने देखा था कि पलासी की युद्ध में कंपनी ने माइंड चलाया था, चालाकी की थी और वहां पर उनकी चालाकी चल गई थी। लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की चालाकी चल नहीं पाई थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने ताकत का प्रयोग किया था और सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया था। तो बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को सैनिक रूप से भी गंभीरता से लिए जाने लगा था। उसके बाद हम लोगों ने आर्थिक महत्व पर देख लिया था कि बंगाल बिहार उड़ीसा का जो रहता है दीवानी अधिकार कंपनी के हाथों में आ जाता है। अवध के द्वारा बड़ी राशि उसको गिफ्ट के तौर पर, मुआवजे के तौर पर दी जाती है। बड़े पैमाने पर दस्तक का दुरुपयोग किया जाता है, भारत से धन का दोहन किया जाता है। तो इन सब पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। तो अभी हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, द्वैत शासन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे द्वैत शासन क्या है। द्वैत शासन यानी कि द्वारा शासन। तो अभी बक्सर की युद्ध के बाद क्या होता है, कंपनी हम लोगों ने देखा था बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते हैं, अंग्रेज क्या करते हैं, बंगाल में एक नायब सूबेदार की नियुक्ति करते हैं। अभी जो भी नवाब करेगा, बंगाल का नवाब जो भी काम करेगा उस नायब सूबेदार से पूछ के करेगा। और उस नायब सूबेदार की नियुक्ति कौन कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं। तो ये द्वैत शासन कब से कब तक रहता है, 1765 से 1772 तक। स्टार्ट कौन करता है ये? क्लाइव जब यहाँ पर गवर्नर था उस टाइम पर स्टार्ट होता है 1765 में और एंड होता है वारेन हेस्टिंग के टाइम पर। क्लाइव के टाइम पर, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर स्टार्ट होता है और एंड होता है वारेन हेस्टिंग के टाइम पर। तो द्वैत शासन क्या है? द्वैत शासन हम लोगों ने देखा कि नायब सूबेदार की नियुक्ति कौन कर रहे हैं, अंग्रेज। और जो भी नवाब करेगा नायब सूबेदार से पूछ के करेगा। तो यानी कि अब बंगाल पर प्रशासन किसका है, बंगाल पर शासन जो है, शासन किसका है, नवाब भी है और एक तरफ कंपनी भी है। यानी कंपनी यानी कि नायब सूबेदार की नियुक्ति तो कंपनी ही कर रही है। तो एक तरफ कौन है, नवाब है और एक तरफ, दूसरी तरफ कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अभी बंगाल पर अभी ये दोनों शासन कर रहे हैं। इसका भी शासन है, इसका भी शासन है। ये तो मान लो नाम मात्र का शासन है इसका, ये नाम मात्र का नवाब है, लेकिन है नवाब तो है ना, ये नाम मात्र का ही सही लेकिन नवाब है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। तो बंगाल पर नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 से 1772 के बीच में बंगाल पर किसका शासन रहता है, 1765 से 1772 के बीच में बंगाल पर नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है। तो इसी संदर्भ में द्वैत शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है, द्वैत शासन या फिर द्वारा शासन कह लो, क्योंकि एक तरफ नवाब का शासन है और दूसरी तरफ अंग्रेजों का शासन है। तो इसीलिए इसी संदर्भ में द्वैत शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, द्वैत शासन में क्या होता है, इसमें जो दीवानी अधिकार रहते हैं, दीवानी अधिकार किसके पास रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। दीवानी अधिकार यानी कि टैक्स वसूलना, जो भी जितना भी इनकम होगा वो सब टैक्स वसूलना, इनकम पूरी आय किसके पास जाएगी, अंग्रेजों के पास जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगी।
पूरा का पूरा इनकम कौन लेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी। और उसमें जो घरेलू विवाद हो जाते हैं, जैसे भाई भाई में झगड़ा हो गया, घर में ही किसी पति पत्नी में विवाद हो गया, तो दीवानी मामलों का निपटारा भी इसी दीवानी अधिकार में आ जाएगा। और ये किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और प्रशासनिक अधिकार किसके पास था? प्रशासनिक अधिकार किसके पास था? नवाब के पास। तो दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, यानी कि पैसा वगैरह जो भी आएगा सब अंग्रेजों के पास आएगा। और प्रशासनिक अधिकार किसके पास है? नवाब के पास। यानी कि कहीं पर भी लूटपाट हुआ, चोरी घसोटी हुआ, कहीं पर जैसा दंगा हो गया, लूटपाट भ्रष्टाचार, ये सब रोकने का दायित्व किसका किसका है? नवाब का है। लेकिन नवाब, हम लोगों ने बात किया था पीछे कि नवाब अपनी मर्जी से कुछ अभी कर ही नहीं सकता। जो कुछ भी वो करेगा नायब सूबेदार से पूछ के करेगा। और नवाब के पास न तो इनकम आ रही है, जो भी नवाब अपना शासन वगैरह जैसे तैसे चला रहा है, अंग्रेजों की दया पर ही चला रहा है। अंग्रेज उसको पैसा दे रहे हैं तब तो वो शासन चला रहा है ना। नवाब के पास पैसे तो आ नहीं रहे हैं, न तो उसके पास सेना है। अगर कोई मान लो लूटपाट कर भी रहा है, कोई जबरदस्ती किसी व्यक्ति का जमीन जायदाद जो है छीन भी रहा है, तो नवाब के पास उतनी शक्ति है नहीं। नवाब के पास उतनी ताकत है ही नहीं कि वो कुछ कर सकता है। मान लो बंगाल का कोई अधिकारी जो है वो ज्यादा मतलब कि भ्रष्टाचार कर रहा है, लूटपाट ज्यादा कर रहा है, और जो गरीब जनता है उनको ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है, तो नवाब के पास तो सेना है नहीं, ना तो उसके पास इनकम है, उसके पास कोई ताकत तो है ही नहीं। तो नवाब से किसी को डर ही नहीं, नवाब से कोई डरता ही नहीं था। तो जिसकी लाठी उसका भैंस, जो भी मतलब कि जो ज्यादा ताकतवर रहता था वो वहां पर अपना जीत जाता था, फैसला कर लेता था। मान लो अभी हम लोगों ने बात किया, अभी ये कोई गरीब व्यक्ति हो गया और ये कोई थोड़ा सेठ महाजन हो गया, एक जमीन हुए, ये इस पर खेती करता था। अभी मान लो ये जमीन पर ये व्यक्ति खेती करता था, अब ये इसको अपनी जबरदस्ती जो है हड़प ले रहा है, इस पे कब्जा कर ले रहा है और कह रहा है कि अब ये अब से ये मेरा हो जाएगा। तो ये किसके पास जाएगा? अंग्रेजों के पास जाएगा या फिर नवाब के पास? नवाब के पास जाएगा। तो नवाब के पास इतनी ताकत है ही नहीं कि वो कुछ कर सकता है, तो नवाब से किसी को डर ही नहीं कुछ। और अंग्रेजों को कुछ न्याय वगैरह से कोई मतलब ही नहीं, न्यायिक कार्यों से अंग्रेजों को कोई मतलब ही नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब था सिर्फ पैसा लूटने से, व्यापार करने से, बस उसको अपने व्यापार से मतलब था। तो यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि दीवानी अधिकार है कंपनी के पास और प्रशासनिक अधिकार है नवाब के पास। लेकिन नवाब अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इनडायरेक्टली शक्तियां किसके पास हैं? अंग्रेजों के पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है शक्तियां। नवाब के पास दायित्व है कि कहीं पर भी लूटपाट वगैरह कुछ हुआ, तुम्हें उसको रोकना है। दायित्व नवाब के पास है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, शक्तियां उसके पास है नहीं। शक्तियां किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। तो ये सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे एक बार, और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। और आप लोग शॉर्ट सिनॉप्सिस बनाते चलिएगा और रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि अभी से अगर रिवीजन करते चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आगे चलकर काफ़ी लेंदी नोट्स हो जाने पर आपको बर्डन क्रिएट होगा। तो अभी से शॉर्ट सिनॉप्सिस पर काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लिखेंगे 1765 से 1772, 1765 से 1772 के दौरान सत्रह सौ पैंसठ से 1772 के दौरान बंगाल पर नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी, नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। इसी संदर्भ में
द्वैध शासन शब्द का प्रयोग इसी संदर्भ में द्वैध शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1765 से 1772 के दौरान बंगाल पर नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। इसी संदर्भ में द्वैध शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखेंगे दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी, दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रशासनिक अधिकार नवाब के पास था। प्रशासनिक अधिकार नवाब के पास था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और दायित्व नवाब और भारतीयों के पास था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भी अंग्रेज की नियुक्ति नहीं किया था। अंग्रेजों ने किसी भी अपने आदमी की नियुक्ति नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था, पूरा जो भारतीय रहते पूरा वो शासन किसके माध्यम से चलाते हैं, पूरा भारतीयों के माध्यम से ही चलाते हैं। सारा सारा जो काम करते हैं भारतीय कर्मचारी ही करते हैं, बस उसमें नवाब उसमें आगे रहता है। अंग्रेज क्या करते हैं, एक रजा खान नाम का व्यक्ति था, अंग्रेजों का बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति था वो। तो अंग्रेजों ने पूरे बंगाल की जिम्मेदारी रजा खान को दे दी। आगे चलकर अंग्रेजों ने रजा खान को नायब सूबेदार भी बना दिया था। और एक सिताब राय नाम का व्यक्ति रहता है, वो भी अंग्रेजों का बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति था। तो अंग्रेजों ने सिताब राय को, जो बिहार रहता है, पूरा बिहार की जिम्मेदारी सिताब राय को दे दिया था। तो ऐसे करके अंग्रेज किसी भी अंग्रेज की नियुक्ति नहीं कर रहे थे, पूरा शासन चला रहे थे भारतीयों के ही माध्यम से। अभी हम उस पर बात करेंगे, अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे थे। अंग्रेजों के पास इतनी ताकत आ चुकी थी कि अंग्रेज जो है खुद शासन कर सकते थे, तो भारतीयों को क्यों आगे रखा, उनको हटा के खुद भी तो शासन कर सकते थे ना। तो अभी हम लोग उस पॉइंट पर बात करेंगे। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे द्वैध शासन क्यों। तो बात करते हैं इस पर कि द्वैध शासन क्यों।
जब कंपनी के पास इतनी शक्ति आ गई है, कंपनी ने कर्नाटक और हैदराबाद में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, वहां से इनकम आना शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, पलासी के युद्ध में बाजी मार लिया, ठीक है, वहां से भी इनकम आना शुरू किया। अभी बक्सर का युद्ध भी जीत लिया, पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और दिल्ली तक का जो क्षेत्र था अंग्रेजों के पकड़ में आ गया। तो अभी इतनी शक्तियां आने के बाद भी अंग्रेज प्रत्यक्ष शासन क्यों नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट शासन क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों नवाब को आगे रखा था? उसको कुछ तो कारण होंगे, तो उन कारणों पर हम लोग बात करेंगे। तो बात करें हम लोग, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था अंग्रेजों को कि कहीं जो जो भारतीय शासक जो हैं, जो मराठा हैं और भी जो है मराठे उस दौर में जो है काफी शक्तिशाली थे, तो अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं भारतीय शासक एकजुट होकर हमारे खिलाफ खड़े ना हो जाएं, कि अभी तक तो हम लोग शासन कर रहे थे, अभी ये लोग कहाँ से गोरे गोरे अंग्रेज आ गए, अरे चुट्टा मारो इन लोगों को, भगाओ यहाँ से, हम लोग इतना बढ़िया शासन कर रहे थे इतना दिन से, ये लोग चुट्टा लोग आके जो है पूरा हमारा क्षेत्र कब्जिया ले रहा है। तो अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं भारतीय शासक जो है एकजुट होकर हमें यहाँ से खदेड़ने के चक्कर में ना पड़ जाए, हमारे विरोध में ना खड़े हो जाए एकजुट होकर। तो ये डर था अंग्रेजों को, तो इसको लिखेंगे हम लोग, फिर आगे बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि कहीं भारतीय शासक ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि कहीं भारतीय शासक एकजुट होकर एकजुट होकर हमारे विरोध में ना खड़ी हो जाए। इसलिए कंपनी को ये डर था कि कहीं भारतीय शासक एकजुट होकर हमारे विरोध में ना खड़े हो जाए। अगले पॉइंट की बात करें तो अंग्रेजों को ये भी डर था कि जो भारतीय जनता है कहीं पब्लिक ही हमारा विरोध ना करने लग जाए। अगर मान लो पूरे भारत की जो पूरी पब्लिक है अगर वो एकजुट हो जाए तो अंग्रेजों को संभालना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अभी भी अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना जो है पकड़ मजबूत नहीं कर लिया था। पूरे भारत पर कहाँ, अभी उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में थे, अभी मराठे तो पूरी तरीके से, और सिंध पंजाब ये सब क्षेत्र तो बचा ही था। तो अभी अंग्रेजों ने भारत और पूरे भारत पर अपना पैर नहीं जमा लिया था। अभी अंग्रेज शुरुआत किया था, बक्सर के युद्ध के बाद उनके पास काफी शक्ति आ गई थी, लेकिन पूरा भारत उनके हाथ में नहीं आया था अभी तक। तो अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं पूरा भारत की जो पूरी पब्लिक है कहीं वो ही एकजुट होकर हमारे विरोध में ना खड़ी हो जाए। क्योंकि जब डुप्ले ने डुप्ले ने जब वहां पर कर्नाटक में और हैदराबाद में जब डुप्ले ने अपना जो है पकड़ मजबूत किया था, अपना पैर जमा लिया था, तो डुप्ले वहां पर हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब और निजाम के दम पर डुप्ले कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था। डुप्ले कुछ ज्यादा ही उछलने कूदने लगा था, कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप करने लगा था। तो वहां के पब्लिक ने विरोध किया था। तो अंग्रेजों ने इस बात को भी देखा, अंग्रेजों ने यहाँ पर भी ध्यान दिया कि पब्लिक भी यहाँ पर रिएक्ट करती है, पब्लिक हमारे विरोध में आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये डर था अंग्रेजों को कि भारत की जो पब्लिक है वो हमारे विरोध में खड़ी हो सकती है, और अगर पूरी पब्लिक एकजुट होकर खड़ी हो गई अंग्रेजों के विरोध में तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी डर था अंग्रेजों को। ये सब पॉइंट भी लिखेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। भारतीय भारतीय जनता भारतीय जनता के संभावित विरोध को देखते हुए भारतीय जनता के संभावित विरोध को देखते हुए
आगे बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि बक्सर के युद्ध से पहले अंग्रेजों ने इसके आसपास ही हॉलैंड और फ्रांस की पूंगी बजा दी थी। पुर्तगाल की तो पहले से ही बजा दी थी। तो जो जो पश्चिमी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी, उन लोगों ने समझौता किससे किया था? मुगलों से, यहाँ भारत के स्थानीय शासकों से। अंग्रेजों ने तो उन्हें जो है ताकत के दम पर, तलवार के दम पर और बुद्धि के दम पर उन्हें पीछे ढकेला था ना। फ्रांस को हराया था, हॉलैंड को हराया था, तो ताकत के दम पर हराया था, बुद्धि के दम पर। लेकिन उन्होंने समझौता किससे किया था? भारतीय शासकों से। तो कहीं अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं पश्चिमी यूरोपीय जो देश हैं, जिनको जिनको हमने हराया है या फिर नहीं भी हराया, तो वो लोग कहीं पश्चिमी यूरोपीय देश जो है एकजुट हो जाएं और ब्रिटेन को पीटने के चक्कर में ना पड़ जाएं कि चलो आज इस ससुरा को निपटा ही देते हैं, बहुत हम लोगों को सब परेशान किया, इस आज चुट्टो को छोड़ना नहीं है। तो अंग्रेजों को डर था कि कहीं पश्चिमी यूरोपीय देश जो है एकजुट होकर ब्रिटेन को पीटने के चक्कर में ना पड़ जाएं, कहीं एकजुट होकर हमारी ही पुंगी बजाने के चक्कर में ना पड़ जाएं, कुछ ऐसा खेल खेलने लगे। तो अंग्रेजों को इस बात से भी डर था। अंग्रेज अपनी मजबूत जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कागज पर अपनी स्थिति मजबूत कर रही थी। क्यों कर रही थी? मान लो भारतीयों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो यूरोपीय कंपनी थी उनको तो फर्क पड़ता है। वो तो कहेंगे ना भैया कि हम तुम्हारे अंडर में काम क्यों करें। इसलिए जो है अंग्रेज कागज पर भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। और मान लो दूसरे जो है यूरोपीय देश नहीं भी अगर विरोध कर रहे हैं, कर भी सकते हैं। जो जो ब्रिटेन के ही लोग हैं वो भी विरोध कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने, वहाँ के ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया था कि पूर्वी क्षेत्र से जो है भारत और पूर्वी एशिया से व्यापार करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से कोई अंग्रेज ही व्यापार करेगा, दूसरा कोई ऐसे मनमानी व्यापार नहीं करेगा। तो जो बाकी जो व्यापारी थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े व्यापारी थे ब्रिटेन के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से जलते थे, इन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से, कर्मचारियों से जलते थे। क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो काफी जो है पैसा वैसा कमा रहे थे, काफी अच्छे तरीके से। भारत में खूब सारा पैसा था, ढेर सारा अंग्रेज लूटपाट कर ये लेके गए थे। तो उन लोगों को जलन होती थी यहाँ के लोगों से। तो अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं जो है यूरोपीय देश जो है, कहीं हॉलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस, कहीं ये सब एकजुट होकर हमें पीटने ना लग जाए। तो इस बात का भी डर था अंग्रेजों को। तो ये पॉइंट को भी हम लोग नोट करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि कहीं कहीं यूरोपीय देश, इंडियन कंपनी को ये डर था कि कहीं यूरोपीय देश एकजुट होकर एकजुट होकर ब्रिटेन के विरोध में ना खड़े हो जाएं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम लोग बात करें तो जो ब्रिटेन सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एशिया क्षेत्र से व्यापार करने के लिए, पूर्वी एशिया क्षेत्र से व्यापार करने का अधिकार दिया था। इधर बंगाल वगैरह ये सब हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया का क्षेत्र, श्रीलंका, इधर चाइना। तो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इधर पूर्वी एशिया क्षेत्र से व्यापार करने का अधिकार दिया था कि जाओ भाई, तुम जो है
व्यापार कर, वहां पर जो भी हेल्प वगैरह रहेगा हम हेल्प देंगे, बदले में तुमको कुछ पैसे वगैरह देना पड़ेगा। तो उनके बीच में कुछ समझौता हुआ था कि आप व्यापार करेंगे, हम आपको कुछ मदद करेंगे, आप पैसे देंगे उसके बदले में। तो अगर जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने लगेगी भारत पर, और जब ब्रिटिश सरकार को पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर व्यापार कर ही रही है, साथ ही साथ शासन भी कर रही है, तो जो ये समझौता हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी, तो उस समझौते पत्र को अब तो बदलना पड़ेगा ना। ब्रिटिश सरकार अब उस पत्र को, समझौते पत्र को बदलना चाहेगी। ब्रिटिश सरकार भी अपना हिस्सा मांगेगी कि भाई तुम वहां पर शासन कर रहे हो तो इनकम तो ज्यादा होगी ही, कुछ हमें भी पैसा वगैरह जो है ब्रिटिश सरकार अपना जो है ज्यादा पैसे की मांग करेगी, और समझौते पत्र को बदलने की भी मांग करेगी ब्रिटिश सरकार, और बदल भी देगी आगे चलकर। हमें आगे चलकर देखने को मिलता है, आगे हम बात करेंगे। तो अंग्रेजों को ये भी डर था कि कहीं हम जो यहाँ पर इतना पैसा कमा रहे हैं, भविष्य में जो है इतनी यहाँ पर लूटपाट की संभावना दिख रही है, ऐशो आराम की संभावना दिख रही है, हम यहाँ पर इतना पैसा कमा सकते हैं भविष्य में। अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं वो हमारे यहाँ से छीन ना जाए। कहीं अगर ब्रिटेन सरकार को पता चल गया यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, इतना ज्यादा पैसा कमा रही है, तो हमारे यहाँ से कहीं छीन ना जाए, ब्रिटिश सरकार कहीं प्रत्यक्ष शासन ना करने लग जाए। अंग्रेजों को ये डर था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि ब्रिटेन सरकार जो है प्रत्यक्ष डायरेक्ट शासन ना करने लग जाए हमें हटा के, क्योंकि खूब सारा जो है पैसा कमा रहे थे इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी। वो पैसा तो कमा ही रहे थे, पैसा दे रहे थे, मान लो अभी पैसा दे रहे हैं ब्रिटेन सरकार को, ब्रिटिश सरकार को पैसा मान लो दे रहे हैं, तो कौन सा अपने जेब से दे रहे हैं, वो भारत से ही लूट के दे रहे हैं ना, तो उनके जेब से थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन जो भविष्य में लूटपाट की संभावना दिख रही है वो हमारे हाथ से ना छीन जाए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये डर था, कहीं हमारे हाथ से छीन ना जाए। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे हम लोग। लिखेंगे संभवतः ब्रिटिश सरकार के ऐसे लिखेंगे ब्रिटिश सरकार के संभावित हस्तक्षेप ब्रिटिश सरकार के संभावित हस्तक्षेप को देखते हुए, अब जब ब्रिटिश सरकार को पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर शासन कर रही है, तो वो ब्रिटिश सरकार जो है हस्तक्षेप तो करेगी ही। ब्रिटिश सरकार के संभावित हस्तक्षेप को देखते हुए, और हम लोग बात करें तो जो क्लाइव था, क्लाइव एक बहुत ही बड़ा लुटेरा था, उसने भारत से खूब सारा पैसों की लूटपाट किया था। और जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने खूब सारा जो है यहाँ पर लूटपाट किया था, पैसे खूब ऐसे बटोर बटोर के रखे थे। उन्होंने यहाँ पर जितना मर्जी चाहा उतना, कि जितना हो सकता है हम उतना ज्यादा यहाँ से लूट लें। इसलिए कंपनी के अधिकारियों का ये अप्रोच रहता था कि जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हमें यहाँ से लूट लेना है, क्योंकि अगर ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि हम यहाँ पर डायरेक्ट शासन कर रहे हैं, इतना ज्यादा इनकम हमको हो रहा है, तो ब्रिटेन सरकार हस्तक्षेप तो करेगी ही। तो उससे क्या होगा, हमारे हाथ से जो हमारा इनकम हो रहा है, जो हम लूट पाट करके इतना ज्यादा जो है इनकम कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, वो हमारे हाथ से कहीं निकल ना जाए, ये डर था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उनकी इनकम को छुपाने के लिए भी, उनकी लूटपाट को छुपाने के लिए भी, या फिर भविष्य में जो संभावना दिख रही है वो अवसर उन्हें मिले, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को अवसर मिले भविष्य में लूटपाट करने की, कहीं उनके हाथों से छीन ना जाए, तो इस बात का भी डर था अंग्रेजों को। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो थे
उनको इस बात का भी डर था कि हमारे हाथ से जो लूटपाट हम कर रहे हैं, इतना बढ़िया अब तक पैसा हम लोगों ने कमा लिया, आगे भी हम लोग कमाएं, ऐसा ना हो कि ब्रिटेन सरकार डायरेक्ट शासन करे और हम लोग इतना बढ़िया तरीके से कमा पा रहे हैं उस तरीके से ना कमा पाए। तो इस बात का भी डर था, तो इसको भी नोट करेंगे। संभवतः ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों या अधिकारियों, संभवतः ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लूट को छुपाने के लिए या अवसर प्रदान करने के लिए, संभवतः ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लूट को छुपाने के लिए या अवसर प्रदान करने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको यहाँ पर भी शासन करते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो नहीं गया था। हम लोगों ने बात किया था पलासी के युद्ध के बाद तो वो अपनी मर्जी से नवाब को नियुक्त करते हैं, अपनी मर्जी से नवाब बना रहे हैं। और बक्सर के युद्ध के बाद नायब सूबेदार की नियुक्ति किया, नवाब भी अपनी मर्जी से बना रहे हैं, नायब सूबेदार की नियुक्ति भी कर दिया। तो लेकिन 5-7 वर्षों में, 7-8 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के पास बहुत ज्यादा जो है प्रशासन का जो है अनुभव नहीं आ गया था। अभी उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो गया था भारत में, भारत की परिस्थितियों की समझ थी क्लाइव को, लेकिन जो है प्रशासन का बहुत ज्यादा समझ अभी हो नहीं गया था, अनुभव नहीं था प्रशासन का, कि 7-8 वर्षों में बहुत ज्यादा अनुभव, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो गया था। तो एक्सपीरियंस की कमी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के पास, अनुभव की कमी थी, प्रशासनिक अनुभव की कमी थी, प्रशासनिक अनुभव उतना ज्यादा नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो भैया जो शासन कर रहा है उसको ही करने दो, बस जो भी हम चाहेंगे वो करेगा, तो वही, तो इसको रहने दो नवाब। तो नवाब को रहने दिया, लेकिन वास्तविक जो शासन चल रहा था वो किसकी मर्जी से चल रहा था? अंग्रेजों की मर्जी से ही, क्योंकि जो शासन की मेन कुंजी थी वो किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के ही हाथ में थी। नायब सूबेदार जो अंग्रेज कहेंगे वही करेगा, और जो नायब सूबेदार कहेगा वही जो बंगाल का नवाब रहेगा वो करेगा। तो शासन तो अंग्रेजों की मर्जी से ही चल रहा है, बस बीच में नवाब है, नवाब कर रहा है शासन। तो इसको भी नोट करेंगे हम लोग, प्रशासनिक अनुभव का कमी था अंग्रेजों के पास। प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो जो क्लाइव था, क्लाइव के माइंड में यह था कि हमें अभी बहुत ही संभल कर चलना है, बहुत ही धीरे धीरे से कदम बढ़ाना है। क्लाइव के माइंड में यह था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का इतना बड़ा क्षेत्र हमारे हाथ में आ गया है, पहले उस पर हम अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने बात किया था कि अवध के शासक को पराजित करने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पर प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, वहां अवध के नवाब को बने रहने दिया, बस ये कहा कि सेना तुम नहीं रखोगे, सेना हमारी होगी। तो क्योंकि अंग्रेज पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे, यहाँ से अच्छा खासा इनकम होता था अंग्रेजों को। तो क्लाइव के माइंड में यह था कि हमें धीरे धीरे से आगे बढ़ना है, किसी को नाराज भी नहीं करना है। जब डुप्ले था, हम लोग ने बात किया अभी, जब डुप्ले ने अपना प्रभाव जो है, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था कर्नाटक में और हैदराबाद के क्षेत्र में, तो वो नवाब और निजाम के दम पर ज्यादा ही कूदने लगा, ज्यादा ही फुदकने लगा था, ज्यादा ही कुछ हस्तक्षेप ज्यादा करता था।
तो वहाँ की जो पब्लिक ने असंतोष दिखाया था, तो क्लाइव ने वहां से भी सीखा कि नहीं, किसी को नाराज नहीं करना है, नहीं तो ये विरोध कर सकते हैं। क्लाइव ने वहां से सीखा कि हमें आराम से चलना है, किसी को नाराज नहीं करना है, धीरे धीरे से समझ समझ कर कदम बढ़ाना है। हमें कब्जा तभी कर लेना है जब हम जीत गए, तभी अपना शासन कर लेना है, कब्जा तभी कर लेना है, लेकिन शासन तुरंत नहीं करना है, एक झटके में हमें शासन शुरू नहीं कर देना है, धीरे धीरे करना है। पहले हम धीरे धीरे जो यहाँ के स्थानीय शासक हैं उनके अधिकारों में कटौती करेंगे, अपने अधिकार बढ़ाते जाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम डायरेक्ट शासन करने के टाइम पर आ जाएंगे, हम डायरेक्ट शासन करने के लायक रहेंगे, और जो यहाँ पर लोग विरोध करेंगे तो उन्हें हम संभाल सकते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा, क्लाइव को पता था हम ऐसा कर सकते हैं। तो क्लाइव के माइंड में ये था कि हमें एक झटके में शासन नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, अभी जो हाथ में आ गया पहले उससे संभाल लेना है। तो ये भी कारण था क्लाइव के द्वारा जो है धीरे धीरे संभल कर चलने की नीति जो थी क्लाइव की, उसके कारण भी डायरेक्ट शासन नहीं किया अंग्रेजों ने। तो इसको भी नोट करेंगे। क्लाइव के सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की क्लाइव के द्वारा ऐसे कर लेंगे, क्लाइव के द्वारा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की नीति के कारण। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अभी देख लेते हैं कि वैध शासन का क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से देख लेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा काम आ गया है, तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे की चर्चा को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।